हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं सीआरपीसी की वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूं उसके अंदर मैं सेक्शन 145 से लेकर सेक्शन 153 तक डिस्कस करूंगा। जिसके बाद हम जो अगली वीडियो बनाएंगे वो हम एफआईआर के ऊपर बनाएंगे और एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू, एफआईआर कैसे फाइल होती है, किसके पास पावर है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर 10, जिसके अंदर सेक्शन 148 तक मेंशन है, वो करेंगे। और चैप्टर 11 एक छोटा सा सेक्शन है 5 सेक्शन का, तो छोटा सा चैप्टर है 5 सेक्शन का, वो हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, मेरे जितनी भी सीआरपीसी की अभी तक वीडियोज आई हुई हैं सबकी 22-23 वीडियोस का आपको एक साथ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। उसके साथ आपको लेबर लॉस की, कंपनी लॉस की यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। और लेबर लॉस के ऊपर स्पेसिफिकली मैंने 60 से ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, जो कि ईपीएफओ की प्रिपरेशन करने वाले, एलएलबी नेट की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 12 से ज़्यादा इंटायर कवरेज मैंने कानूनों का करा रखा है लेबर लॉस का। तो आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं सबसे पहले सीआरपीसी का, दैट इज सेक्शन 145। तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने सेक्शन 144A तक कराया था, और मैंने सेक्शन 144 डिस्कस कराया था कर्फ्यू वाला, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 महीने के लिए कर्फ्यू लग सकता है। और अगर 144A में कोई मास ड्रिल या आर्म्स के साथ कोई मास ड्रिल या प्रोसेशन निकलने वाला तो 3 महीने तक भी कर्फ्यू लग सकता है, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ द टाइम। तो सेक्शन 145 कहता है, इट गिव्स द पावर टू द मजिस्ट्रेट प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड वाटर, इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। तो अब देखिए, यहां पे जो हम बात करेंगे सेक्शन 145 के अंदर, यहां पे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ईएम को लगता है, कैसे लगता है? पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के थ्रू, या फिर अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू। अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास किसी ने कंप्लेंट करी हो, उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि कहीं पे कोई लैंड या वाटर का डिस्प्यूट है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, जिससे लाइकली है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, लैंड या वाटर का डिस्प्यूट है भाई साहब, और उससे ब्रीच ऑफ पीस होने के पूरे चांसेस है। ब्रीच ऑफ पीस मतलब कि माहौल बिगड़ सकता है, दंगे हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक ऑर्डर निकालेगा राइटिंग में। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, मजिस्ट्रेट एक राइटिंग में ऑर्डर निकालेगा और वहां पे पार्टीज को बोलेगा कि आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट को अटेंड करिए पर्सनली या फिर प्लीडर के थ्रू, कि आपको जो डिस्प्यूट है आप अपना स्टेटमेंट फाइल करिए। आपको डिस्प्यूट है तो आपका क्या राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पे। तो वहां पे जो लैंड और वाटर है उसकी डेफिनेशन में आपकी बिल्डिंग, मार्केट, फिशरी, क्रॉप्स, रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आ जाती है। ध्यान रखना, सिंपल लैंड और वाटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डिंग है या एक खाली जमीन है उसका नहीं, ये सारी चीजें आपकी लैंड और वाटर की मतलब डेफिनेशन में आती है। तो इसका मतलब अगर आपका डिस्प्यूट इनमें से किसी भी फैक्टर को लेके है तो उस केस के अंदर अगर आपका डिस्प्यूट है तो कोई दिक्कत नहीं, मजिस्ट्रेट आपको बुलाएगा और आपको बोलेगा कि आप अपना स्टेटमेंट फाइल करिए जो भी है। और आपको ये जो ऑर्डर की कॉपी है जो राइटिंग में है वो आपको समन की फॉर्म में सर्व किया जाएगा, और एक कॉपी उस प्रॉपर्टी की जिसका डिस्प्यूट है, उस जगह का, जिस बिल्डिंग या वाटर का डिस्प्यूट है, वहां पे किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, जो आपका समन का नॉर्मल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, कॉन्स्पिशियस पार्ट पे अफिक्स कर दिया जाएगा। तो एक कॉपी तो आपको प्रॉपर समन के मैनर में, जैसे समन सर्व किया जाता है ना, आपको समन की सर्विस होगी प्रॉपर, और दूसरा उस ऑर्डर की कॉपी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा दिया जाएगा। चलिए, अब पार्टीज आई, पार्टीज अपना क्लेम लेके आएंगी, तो पार्टीज अपना स्टेटमेंट फाइल करेंगी, जो भी उनका स्टेटमेंट होगा, अपना एविडेंस एड्यूस करेंगी अपने सपोर्ट में। मजिस्ट्रेट उन सबको लेगा, उन सबकी रेफरेंस लेगा, ठीक है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट अपना एक ऑर्डर पास कर देगा। मतलब कि मजिस्ट्रेट ने उन पार्टीज को बुलाया, बोला कि आपका जो भी डिस्प्यूट है बताओ किसका क्या क्लेम है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पार्टी को पुलिस ऑफिसर से जब रिपोर्ट मिली है ना, उससे 2 महीने पहले, कितना टाइम, 2 महीने पहले
इस पिछले 2 महीने के अंदर, मतलब आज अगर मजिस्ट्रेट को डिस्प्यूट के बारे में पता चला है पुलिस ऑफिसर से, तो इसके 2 महीने के अंदर, मतलब इससे पिछले वाले जो 2 महीने है ना, इसके अंदर अगर किसी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है, डिस्पोजेस किया गया है, डिस्पोजेस का मतलब किसी पार्टी को उस जमीन से निकाला गया, उस प्रॉपर्टी से निकाला गया है, तो मजिस्ट्रेट उसे ट्रीट ऐसे करेगा कि जैसे वो पार्टी पोजेशन में थी उस दिन, जैसे वो पार्टी उस दिन पोजेशन में थी। मजिस्ट्रेट उसे ऑर्डर पास करते वक्त इस तरीके से ट्रीट करेगा कि जैसे वो पार्टी उस दिन पोजेशन में थी। अगर कंप्लेंट मिलने से पहले, पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट मिलने से पहले 2 महीने पहले, मतलब पिछले 2 महीने के अंदर अगर उस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया जमीन से, तो वहां पे मजिस्ट्रेट उसको वो ट्रीट करेगा, डिस्पोजेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कि वो पार्टी पोजेशन में थी। चलिए, अब सवाल आता है कि क्या मजिस्ट्रेट किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को रोक सकती है? इंटरेस्टेड पार्टी को, इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब यहां पे मेरा ये है कि जिसका वहां पे उस प्रॉपर्टी से राइट है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी हिस्सा बनता है, तो क्या मजिस्ट्रेट उस किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को रोक सकती है प्रोसीडिंग को अटेंड करने के लिए? तो लॉ कहता है कि नहीं, मजिस्ट्रेट किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को प्रोसीडिंग अटेंड करने से नहीं रोक सकती। दूसरी चीज, अगर उस पार्टी ने प्रूव कर दिया कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा, मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। अगर पार्टी प्रूव करने में ये मतलब पार्टी प्रूव कर पाई कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा। चलिए, अब मजिस्ट्रेट को लगता है अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन में होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन में होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसको पोजीशन दिलवा देगा दूसरी पार्टी को एविक्ट करने के लिए। बोलेगा कि ठीक है, आप यहाँ से एविक्ट हो जाइए, और ये जो जमीन है, ये जो एरिया है, चाहे वो फिशरी है, मार्केट है, बिल्डिंग है, ये किसी दूसरे के हिस्से का है, तो मजिस्ट्रेट वो भी करवा सकता है। ध्यान रखना, ये सारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करा रहा है। लेट सपोज किसी पार्टी की मौत हो जाती है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर सकता है प्रोसीडिंग को? द आंसर इज यस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई क्रॉप है या को प्रोड्यूस है जो सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके है, बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट उसको सेल कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट के पास हमेशा पावर होती है कि अगर कोई पेरिशेबल प्रॉपर्टी होती है, तो मजिस्ट्रेट उसके सेल प्रोसीड्स को फर्दर, जो भी उसका मालिक होगा, जो भी सेल प्रोसीड्स के लिए इंटाइटल्ड होगा, उसको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे अगर कोई भी क्रॉप या प्रोड्यूस ऐसा है जो कि सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके है, जो खराब हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसको सेल करने का ऑर्डर दे देगा, क्योंकि अगर उसको हम टाइम पे सेल नहीं करेंगे तो फिर वो किसी के फायदे में नहीं रहेगा। सेल करने का कम से कम ये होगा कि सेल प्रोसीड्स एटलीस्ट मजिस्ट्रेट जिसको अप्रोप्रिएट करना होगा उसको अप्रोप्रिएट कर देगा, जो भी उसके लिए इंटाइटल्ड होगा। अब आते हैं सेक्शन 146 में। सेक्शन 146 सिंपल कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है उस प्रॉपर्टी पे, जिसका मतलब पोजीशन को लेके पंगा चल रहा है, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी पोजीशन में नहीं है, कोई भी पोजीशन में नहीं है, नन ऑफ द पार्टी इज इन पोजीशन, या फिर मैजिस्ट्रेट को पता ही नहीं है कि उसमें कौन पोजीशन में है, तो जब तक कोर्ट राइट को डिटरमाइन नहीं कर देता, मैजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। सिंपल सी बात। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है और उसकी पोजीशन किसी के हाथ में नहीं है, बस डिस्प्यूट है, तो मैजिस्ट्रेट को ये असर्टेन नहीं हो रहा कि उसकी पोजीशन अभी किसके हाथ में थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। अटैच करना एक सिविल प्रोसीजर है, सिंपल सा, और वहां पे यूजुअली रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रिसीवर को अपॉइंट करने का जो पावर है वो ऑर्डर 40 में सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मेंशन है। ऑर्डर 40 में आपका जो सीपीसी है, नॉट सीआरपीसी, सीपीसी के अंदर रिसीवर के प्रोविजन दिए हुए हैं, तो वहां पे रिसीवर अपॉइंट करने की पावर मेंशन है। तो अगर उस वाले के अंदर कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर रखा है तो रिसीवर वो वाला चल जाएगा, नहीं तो मैजिस्ट्रेट अपना एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा। यहां से मैजिस्ट्रेट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा,
और मजिस्ट्रेट जैसे ही रिसीवर अपॉइंट करेगा, मान लीजिए बाद में सीपीसी के अंदर वाला रिसीवर सिविल कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, तो मजिस्ट्रेट का जो ये वाला रिसीवर है, ये वाला रिसीवर जो भी प्रॉपर्टी का पोजेशन है ना, उसको ट्रांसफर करके उस वाले रिसीवर को दे देगा। सिंपल सा प्रोविजन है कि 146 कह रहा है कि अगर कोई भी पोजेशन में नहीं है तो भाई प्रॉपर्टी को तो कोई संभालेगा ना जब तक डिस्प्यूट चल रहा है। तो सिंपल सा केस है कि मजिस्ट्रेट देखेगा अच्छा कि इस प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है क्या दूसरे बंदे ने रिसीवर, कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर रखा, नहीं कर रखा। अगर कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ने नहीं कर रखा हम कर देते हैं, बाद में अगर कोर्ट कर देगा तो हमारा वाला जो रिसीवर है ये सारी पावर, सारी पोजीशन, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके उस वाले रिसीवर को दे देगा। अब आते हैं सेक्शन 147 पे। सेक्शन 147 देखिए, सेक्शन 147 भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग है, मगर ये यूज ऑफ लैंड और वाटर के रिगार्डिंग है। वहां पे पोजेशन को लेके पंगा था सेक्शन 145 के अंदर, यहाँ पे यूज को लेके, यूज आसान सी भाषा में बात करूं तो ईजमेंट्री राइट्स को लेके है। यहाँ पे राइट टू यूज वाले इशू डिस्प्यूट को लेके है यहाँ पे कि कौन उसको यूज कर सकता है, कौन इसका इस्तेमाल करेगा। तो सेम चीज है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस की रिपोर्ट से या फिर अदर इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि लैंड के यूज या फिर वाटर के यूज से किसी किस्म की प्रॉब्लम होने वाली है, और ये जो डेफिनेशन है लैंड और वाटर की जिसमें बिल्डिंग, फिशरी, मार्केट, क्रॉप वगैरह सारा आता है, ये सारा वो 145 के अंदर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी लैंड और वाटर की, कि लैंड और वाटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो हम एज इट इज वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट से या किसी भी दूसरी इंफॉर्मेशन से, किसी की कंप्लेंट से कि यूज ऑफ लैंड और वाटर को लेके ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेम चीज करेगा जो उसने वहां करी थी, वो पार्टीज को इन पर्सन बुलाएगा और बोलेगा कि भैया अपना अपना स्टेटमेंट दो, आप बताओ कि क्या क्या आप लोगों का राइट है, आप लोगों का राइट कैसे बनता है। तो उस केस में मजिस्ट्रेट फिर फर्दर उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगा। अब बात आती है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहां पे किसी का राइट एग्जिस्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट दूसरी पार्टी को, किसी और को प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर मतलब कि दूसरी पार्टी को उस पर्टिकुलर लैंड या वाटर को यूज करने का जो राइट है, उस राइट से प्रोहिबिट कर सकता है, उस राइट से दूर कर सकता है कि भैया अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी का अधिकार बनता है तो उसी को यूज करने का अधिकार है, उस पर्टिकुलर लैंड को या उस पर्टिकुलर वाटर को। यहाँ पे ध्यान रखना पोजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूज ऑफ लैंड और वाटर की बात हो रही है। पिछले वाला जो 145 कराया था मैंने, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे उस लैंड और वाटर को पोजेशन और डिस्पोजेशन को लेकर मसला था वहां पे। अब देखिए, अगर उस पर्टिकुलर राइट को थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल किया जाता है, जमीन को यूज करने को थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल किया जाता है, और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलने से 3 महीने पहले, मतलब पिछले 3 मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट मिलने से पिछले 3 महीने अगर उस राइट को यूज नहीं किया गया है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट जो अभी मैंने ऑर्डर बताया ना, वो वाला ऑर्डर पास नहीं करेगा। दूसरा, अगर उस राइट को सीजनल यूज किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलने से पिछले वाले सीजन में अगर उस राइट को यूज नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर जो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये वाला ऑर्डर पास नहीं करेगा, ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास नहीं करेगा। क्या बोला मैंने कि अगर मजिस्ट्रेट को जब रिपोर्ट मिली थी पुलिस ऑफिसर से कि डिस्प्यूट है किसी किस्म का जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो अगर उससे पिछले 3 महीने, उससे रिपोर्ट मिलने से पिछले 3 महीने अगर वो राइट पूरे साल यूज किया जाता है लैंड और वाटर का, तो वहां पे अगर उसको नहीं यूज किया गया है, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट उस किस्म का ऑर्डर जो ऊपर मैंने ऑर्डर प्रोहिबिटरी वाला बोला, मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं करेगा। और अगर सीजनल है वो राइट कि उस जमीन को, उस पानी को सीजनली यूज किया जाता है, तो अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलने से पहले वाला जो सीजन है ना, उसमें अगर उस राइट को यूज नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट आपको आपके मतलब अगेंस्ट में प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि मजिस्ट्रेट को यहां पे लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है ये तो सेक्शन 145(1) का डिस्प्यूट है, तो मजिस्ट्रेट इसको सेक्शन 145(1) के डिस्प्यूट की तरह भी कंटिन्यू कर सकता है प्रोसीडिंग को।
कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास डिस्प्यूट है, पहले मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं जी ये तो 147 का डिस्प्यूट है, बाद में मजिस्ट्रेट को लगता नहीं तो ये तो 145 क्लॉज 1 का डिस्प्यूट है, तो कोई दिक्कत नहीं, 145 1 के हिसाब से डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, दोनों के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही तो पावर है। अब चलते हैं हम लास्ट सेक्शन जो इस चैप्टर नंबर 10 का है, दैट इज 148, जिसके बाद हम चैप्टर 11 करेंगे जिसमें छोटे छोटे से 5 सेक्शन है। सेक्शन 148 लोकल इंक्वायरी के बारे में बात करता है कि मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने किसी सबऑर्डिनेट को, मतलब जूनियर को, लोकल इंक्वायरी की पावर दे देगा, ये पता लगाने के लिए कि उस जमीन पे राइट टू यूज किसका है, उस जमीन पे पोजीशन किसकी होनी चाहिए, अधिकार किसका बनता है, ये सारी चीजें। तो सेक्शन 145 के रिगार्डिंग, 146 के रिगार्डिंग, 147 के रिगार्डिंग लोकल इंक्वायरी का काम मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा। और खर्चा कौन पे करेगा, इसका, इस इंक्वायरी का खर्चा कौन पे करेगा, और जो भी विटनेस को बुलाने का खर्चा है, प्लीडर का फीस है, ये कौन पे करेगा, तो ये कोर्ट अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है, ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 148 तक। इसके अंदर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूं। अब चलते हैं चैप्टर 11 जो छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 11 है आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। देखिए, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्राइम के बाद नहीं है, पुलिस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम को प्रिवेंट करना भी है। तो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए कुछ पावर्स पुलिस को दी गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा सेक्शन है जिसके बाद हम अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपके साथ, वो एफआईआर के ऊपर बनाऊंगा। सेक्शन 149, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो आपके होते हैं वो थोड़े ग्रीवियस और सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। तो लॉ कहता है कि हर पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी कोशिश करेगा अपनी एबिलिटी के हिसाब से कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से बचा पाए। अगर कमिट हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना तो है ही, बिना अरेस्ट, बिना वारंट के अरेस्ट करना सारी पावर है, मगर अगर पॉसिबल है कि उसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया जाए, अगर कमिट हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए, अवॉइड कर सकता है। इसमें अब सवाल आता है कि क्या पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की मतलब अगर उसके सामने हो रहा है तो क्या उसको कमिट करने से रोकेगा? नहीं, बिल्कुल रोकेगा। प्रिवेंटिव एक्शन लॉ ने क्लियरली ये कहा है 149 में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकेगा, मगर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल आंखों के सामने हो रहा है तो उसको नहीं रोकना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है, मेरे को तो रोकना नहीं। पुलिस ऑफिसर फिर भी रोक सकता है उसको, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। बट यहाँ पे सिर्फ कॉग्निजेबल वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके मच ग्रेवर, मच हार्मफुल, मच डेंजरस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, इसी वजह से कॉग्निजेबल का इस्तेमाल होगा। सेक्शन 150, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए, यहां पे लॉ कह रहा है कि हर पुलिस ऑफिसर के पास अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको पता चल जाता है प्लान के बारे में या किसी कैसे इंटेंट के बारे में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि वो उस चीज को होने से रोके या उस चीज को होने ही नहीं दे। क्योंकि अगर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पास एक आ गया है कि यहाँ पे डकैती होने वाली है, यहाँ रॉबरी होने वाली है, तो पुलिस ऑफिसर क्या वेट करेगा कि अच्छा ठीक है जब रॉबरी हो जाएगी तब हम जाएंगे? अगर उसके पास एक बंदे से एक अकम्प्लिस के बयान आ गया, किसी बंदे ने खबर दे दी है, तो अगर खबरी ने को खबर दे दी तो पुलिस ऑफिसर अपनी तरफ से अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से एफर्ट लगाएगा और उस पर्टिकुलर ऑफेंस को होने से रोकेगा, उस पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करेगा। सेक्शन 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट commission of cognizable offenses. Arrest to prevent commission of cognizable offenses. अगर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना पड़ा ताकि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो, पुलिस ऑफिसर वो भी कर सकता, मगर यहाँ पे एक रूल याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे, हालांकि वो सेक्शन 57 में भी लिखा हुआ है कि अगर जब आप किसी को अरेस्ट कर देते हो तो आप 24 आवर्स से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, आप मैक्सिमम 24 आवर कस्टडी में रख सकते हो, उसके बाद आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर
पे एक प्रिजम्पशन है कि अगर 24 आवर से ज्यादा उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो चांसेस हैं कि उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कस्टोडियल वायलेंस हो सकता है, कस्टोडियल टॉर्चर हो सकता है, रिस्क है उसकी जान पे, तो मजिस्ट्रेट के पास आपको उसको पेश करना ही पड़ता है। और ये चीज सेक्शन 57 में भी सीआरपीसी में मेंशन है। हालांकि सेक्शन 151 में भी लिखा हुआ है कि आप उसको कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। सेक्शन 152, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से रोकना भी पुलिस ऑफिसर की एक ड्यूटी बनती है। ये एक ड्यूटी भी है, एक राइट भी है कि अगर वो देख रहा है कि कहीं किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग वेंडलाइज कर रहे हैं, राइट्स में लोग उसको तोड़ रहे हैं, बसें जला रहे हैं, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर might interfere over there. Police officer has the right to interfere over there, and the police officer will try to prevent the injury of the public property. कि किसी भी किस्म का पब्लिक प्रॉपर्टी का वेंडलाइजेशन ना हो। सेक्शन 153, आज का लास्ट सेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं, जैसे किलोग्राम के वेट होते हैं, बट्टे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके धर्म काटा होते हैं जहां पे ट्रकों का लोड चेक किया जाता है, और वहां पे किसी किस्म का फॉल्स वेट एंड मेजर हो रहा है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर उस प्लेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, और पुलिस ऑफिसर अगर वहां पे कोई वेट एंड मेजर डिवाइस है तो उसको अपनी कस्टडी में भी ले सकता है अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये वेट फॉल्स है। तो ये थे आपकी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको सेक्शन 153 तक कराया। आई होप आपको सेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो जो आप मेरी बनेगी, अब बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जो एफआईआर कैसे फाइल होती है, विटनेसेस की स्टेटमेंट कैसे ली जाती है, 173 की पुलिस रिपोर्ट कैसे बनती है, कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है, जितने सीआरपीसी का जो कोर है, अब हम उस कोर पे आगे आने वाले 100 सेक्शन जो है वो सीआरपीसी का कोर है और हम उस कोर पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आप प्लीज मेरी वीडियोस जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज थोड़ी पुरानी वीडियोस जाके देखें ताकि आपको सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एक प्रॉपर कोर्स हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरी ऑलरेडी 24 वीडियोस हो जाएंगी, और उसके अलावा मैं भी अब जो आगे 100 सेक्शन में वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ऑलमोस्ट लाइक 100 सेक्शन के अंदर मेरी 15 वीडियोस आराम से बनेंगी। तो एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक हमारा सीआरपीसी का कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।